हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि रीट परीक्षा में प्री के पेपर में 6 टॉपिक जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जोड़े गए हैं और लगभग मान के चलिए कि 6 टॉपिक जोड़े हैं तो कम से कम 4-5 प्रश्न पक्के आएंगे। तो मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर तैयार किया था, लेकिन मुझे लगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे फैक्ट्स तैयार किए हैं। तो एक बार इनको आप ध्यान से सुनिए और पढ़िए, आपके बहुत काम आएंगे इस परीक्षा में। तो देखें, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो इसका मसौदा जो है वो कब तैयार किया गया? 31 मई 2019 को प्रस्तुत किया गया। तो इतना प्रश्न जो है ये पूछ सकते हैं आपसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा 31 मई 2019 को प्रस्तुत किया गया। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जा चुका है किसी परीक्षा में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कौन सी वेबसाइट पर अपलोड किया गया? तो innovateindia.mygov.in, ये वेबसाइट को अच्छे से याद कर लीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। innovateindia.mygov.in पर इसका मसौदा जो है वो अपलोड किया गया। आगे देखिए, अगला तथ्य है, यह नीति 21वीं शताब्दी की पहली और भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। यानी 1968 में एक शिक्षा नीति आई थी, फिर 1986 की शिक्षा नीति आप जानते हो बहुत ही फेमस रही, और ये तीसरी शिक्षा नीति है। और अगर 21वीं शताब्दी की देखें तो ये पहली शिक्षा नीति है, और स्वतंत्र भारत की भी ये तीसरी शिक्षा नीति है। फिर बात आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो ऐसा प्रश्न देखिए, पहली बार 6 टॉपिक रीट प्री में जुड़े हैं, तो बेसिक प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन इसके अध्यक्ष थे। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और उससे पहले एक 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उसकी बात भी करेंगे। तो देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें अध्यक्ष तो के कस्तूरीरंगन थे और इसके अलावा 8 सदस्य और थे। तो अध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य, से ये पूछें आपसे, तो 8 सदस्य थे। फिर बात करें कि कैबिनेट सचिव टी.आर. सुब्रमण्यम, कैबिनेट सचिव टी.आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में इससे पहले एक 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी। तो उस कमेटी की जो सिफारिशें जो हैं वो स्वीकार नहीं की गई। तो कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, इसी को माना जाता है। फिर बात आती है, इस नीति को लागू करने की घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य ने की थी? कर्नाटक ने की थी। तो लागू करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा था? कर्नाटक था। अगला तथ्य है, इस नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो 29 जुलाई 2020 को इसकी केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली। ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद करके जाना। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात क्या रहेगा? तो 30:1। प्यूपिल टीचर रेशियो यानी पीटीआर क्या रहेगा? 30:1 रहेगा। फिर देखिए, ये जो शिक्षा नीति है इसके कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। और जो इसमें पहला भाग है वो अपने जो रीट परीक्षा के लिहाज से देखें तो प्रारंभिक शिक्षा, आप कल को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है, स्कूल शिक्षा जो है, इसका वर्णन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कौन से अध्याय में है? तो इसका वर्णन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले अध्याय में है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, ये इससे भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट क्या है? 5+3+3+4। पहला 5 जो है, इसका मतलब है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, पहली और दूसरी, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। दूसरा जो 3 है, इसमें तीसरी, चौथी और 5वीं आती है, इसे प्री-प्रेटरी स्टेज कहते हैं। अगला जो 3 है, इसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं आती है, जिसे मिडिल स्टेज कहते हैं। और अगला जो 4 है, इस 4 के अंतर्गत 9वीं से 12वीं क्लासें आती हैं, जिसे सेकेंडरी स्टेज कहते हैं भी। फिर देखिए, कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा में शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सुझाव है कि 5वीं तक तो अनिवार्य रूप से मातृभाषा में शिक्षा देनी होगी, और यदि संभव हो तो 8वीं तक भी मातृभाषा में शिक्षा देने का इसमें प्रावधान है। फिर देखिए, कक्षा 6 से 12 में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। तो देखिए, पहले क्या होता था, व्यावसायिक शिक्षा 11वीं क्लास से होती थी, अब उसकी बजाय से कौन सी क्लास से कर दिया गया है? 6ठी से। तो 6ठी से लेकर 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता
और संख्या ज्ञान पर बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। अर्थात तीसरी तक पढ़ने वाला कोई भी बच्चा फाउंडेशन लिटरेसी यानी उसको भाषा का ज्ञान और न्यूमेरेसी यानी उसको बेसिक संख्या ज्ञान, अंक गणित इत्यादि का नॉलेज होना चाहिए। इस पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया जाएगा। फिर देखिए, ये प्रश्न मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनाया जाएगा और उसमें जो परीक्षा ली जाएगी उसका नाम क्या है? परख परीक्षा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई परख परीक्षा क्या है? तो एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत कौन सी परीक्षा ली जाएगी? परख नाम से परीक्षा ली जाएगी। अच्छा प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न भी पेपर में किसी में पूछा जा चुका है भाई कि शिक्षा पर कुल GDP का जो है कितना खर्च करने का इसमें लक्ष्य रखा गया? 6%। तो बहुत ही अच्छा इसमें जो है खर्च करने का लक्ष्य रखा है। कितना प्रतिशत रखा है? कुल GDP का 6%। फिर देखिए आगे देखते हैं, 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? प्री स्कूल के बच्चे या पूर्व प्राथमिक बच्चे। तो इन पूर्व प्राथमिक बच्चों को विद्यालय शिक्षा के साथ जोड़ा जाने का प्रावधान है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 5+3+3+4 अर्थात जो पहला 5 है उसमें नर्सरी, LKG और UKG को पहली और दूसरी के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो नर्सरी, LKG, UKG पहली और दूसरी मिलाकर जो है ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है इसके साथ जुड़ जाएगी। और पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का एक कैडर बनाया जाएगा जिसको ECC नाम दिया जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो देखिए, जिन विद्यार्थियों ने NTT का कोर्स किया हुआ है या ECC का कोर्स किया हुआ है तो कल को बड़े भारी पैमाने पर जो है इसमें ECC टीचर्स की भर्ती निकलेगी, तो उन बच्चों को बहुत ही इसमें लाभ होगा। फिर इसके साथ साथ इस नीति के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षक यानी ECC के टीचर, और जैसा 6ठी से व्यावसायिक शिक्षा लागू हो रही है तो व्यावसायिक शिक्षक, इसके अलावा जितने भी PM श्री स्कूल हैं उनमें योगा शिक्षक और प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिक्षक की भर्ती का प्रावधान है। तो जिन विद्यार्थियों ने विशेष शिक्षा में, योगा में, व्यावसायिक शिक्षा में कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है या NTT में डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो उन बच्चों के लिए बहुत ही फायदा होगा। फिर अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है RT एक्ट 2009, तो पहले क्या होता था? ये पहले 1ली से 8वीं तक होता था, तो अब इसका दायरा बढ़ाकर कहाँ तक कर दिया जाएगा? कक्षा 12 तक इसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर इसका दायरा 12वीं तक बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम 3rd ग्रेड परीक्षा में रीट देना अनिवार्य है, इसी प्रकार जो रीट का पेपर है वो 2nd ग्रेड और स्कूल लेक्चरर के लिए भी रीट का पेपर देना पड़ेगा। और जैसे कि जो न्यून आय वर्ग के बच्चे होते हैं जिनके माता पिता की सालाना आय 2.5 लाख से कम होती है, वे बच्चे पहले 8वीं तक प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क पढ़ते थे RT एक्ट में, अब 12वीं तक जो है उनको बढ़ा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी इसके अंदर अनुशंसा की गई है। फिर बात आती है कि जो पाठ्यचर्या बनेगी, करिकुलम बनेगा, सिलेबस बनेगा, तो वो कौन बनाएगी? तो वो पहले भी NCERT और RSCERT बनाती थी, तो अब भी NCERT और RSCERT इसका पाठ्यक्रम बनाएगी। फिर उसके बाद प्रत्येक शिक्षक को वर्ष में 50 घंटे का प्रशिक्षण लेना होगा। तो एक दीक्षा ऐप विकसित किया गया है, तो उस दीक्षा ऐप पे 50 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा। तो प्रत्येक शिक्षक को साल में 50 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना होगा और प्रिंसिपल्स को, हेडमास्टर को 50 घंटे का लीडरशिप का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। अब देखिए, सभी भर्तियों में, शिक्षक भर्तियों में टेट की परीक्षा अनिवार्य होगी। जैसा मैंने ऊपर बताया कि चाहे लेक्चरर हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, चाहे 3rd ग्रेड हो, सभी शिक्षक भर्तियों में टेट का पेपर जो है वो कंपलसरी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इंटरव्यू और जो डेमो होता है, जैसे पढ़ाना कैसे है, वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा धीरे धीरे 2 वर्षीय B.Ed, 1 वर्षीय B.Ed को कम करते हुए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed सभी जगह पर अनिवार्य कर दी जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed जिसने की है वो ही टीचर बन सकेगा, ये अनिवार्य योग्यता होगी। और इसके अलावा ग्रोस एजुकेशन रेशियो 100% करने के लिए जो रखा गया है समय 2030 तक, अर्थात 2030 तक कोई भी बच्चा जो है वो जो बेसिक शिक्षा है उससे वंचित नहीं रहेगा। तो ये आपने देखा कि किस तरह से शिक्षा नीति के जो प्रावधान इसमें किए गए हैं और किस तरह से
इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी भेजें। और कुछ आपको अच्छा लगता है या आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगला वीडियो लेकर फिर मिलेंगे। थैंक यू।